हेलो एवरीवन, दिस इज मयंक और आज का जो वीडियो होने वाला है वो होने वाला है एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स का। और ये जो चैप्टर है ये हमें सिर्फ एक क्वेश्चन के लिए पढ़ना है और वो होने वाला है एरिया वाला क्वेश्चन। और एरिया वाला क्वेश्चन डेफिनेटली हमारे बोर्ड्स में एक 5 नंबर का क्वेश्चन आता है और आज तक ऐसा कोई साल नहीं गया है जब वो 5 नंबर का क्वेश्चन नहीं आया हो। तो ये क्वेश्चन सिर्फ उस 5 नंबर के लिए है। दूसरी बात, अगर CUET की बात की जाए तो CUET के अंदर ये जो चैप्टर है ये इतना नहीं पूछा जाता है क्योंकि एरिया का क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी हो सकता है और मे भी अगर एक दो क्वेश्चन आ जाएं तो आ भी जाए। तो हालांकि हमने इंटीग्रल्स के जो क्वेश्चन है वो इंटीग्रल वाले वीडियो में नहीं किए थे CUET वाले, तो आज हम CUET के भी जो क्वेश्चन पीछे पूछे हुए हैं CUET के अंदर वो इसी लेक्चर के अंदर करेंगे। और जो 5 नंबर है वो हम अच्छे से अपना सिक्योर कर लेंगे, कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। और क्योंकि सिलेबस भी रिड्यूस हो गया है, हालांकि पर सिलेबस उतना ही है, यही मान के चलेंगे कि रिड्यूस होने से कुछ खास फर्क पड़ा नहीं है। तो हम सारी चीज़ें कवर कर रहे होंगे एकदम लेटेस्ट पैटर्न के अकॉर्डिंग। और बिना टाइम वेस्ट किए, छोटा सा चैप्टर है इसको जल्दी से फिनिश करते हैं। तो आज का जो हमारा वीडियो होने वाला है इसके अंदर हम क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन देखेंगे कि एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स है क्या। जैसे हमने एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स देखा था, एकदम वैसे ही हम देखेंगे कि एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स हैं क्या। ठीक है। और फिर देखेंगे कि एप्लीकेशन कैसे कैसे होती है। तो बेसिकली यहाँ पे एप्लीकेशन दो तरीके से होती है। एक तो होता है एरिया अंडर सिंपल कर्व्स, हमें एक कर्व दे देगा और उसके नीचे एरिया पूछेगा एक्सिस तक का, ये क्वेश्चन नहीं आता है। एरिया बिटवीन द कर्व्स जो है ये हमारा एक 5 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से आएगा, 5 मार्क का क्वेश्चन यहाँ से आता है हर साल, ये फिक्स है। ठीक है। तो ये हम क्वेश्चन करेंगे, यहाँ से सीखेंगे क्वेश्चन कैसे करना है। पर ये करने के लिए ये आना जरूरी है, एरिया अंडर सिंपल कर्व्स करेंगे तभी ये आएगा। और फिर डेफिनेटली हम देखेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बोर्ड्स के और CUET के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो। बोर्ड्स की अगर बात करें तो मैंने जो 2024 में सैम्पल पेपर है उसका क्वेश्चन लिया है, कुछ 2023 में जो लास्ट ईयर क्वेश्चंस पूछे थे वो लिए हैं। ठीक है। और एरिया अंडर सिंपल कर्व्स के मैंने NCERT से मिसलेनियस के क्वेश्चंस लिए हैं, थोड़े अच्छे क्वेश्चन ले लिए। ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं कि है क्या एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स, है क्या। तो बेसिकली एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स बोले या एप्लीकेशन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल्स बोले, क्योंकि यहाँ पे डेफिनेट इंटीग्रल की ही हम बात कर रहे हैं। ठीक है। तो ऐसा बोलो तो एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स में हमें यही समझना है कि एप्लीकेशन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल्स, यानी कि ये जो डेफिनेट इंटीग्रल होता है, जैसे a से b तक जब हम एक फंक्शन को इंटीग्रेट करते हैं f(x) dx को, तो एक्चुअली में ये चीज है क्या। एक्चुअली यहाँ से पहले एक छोटा सा टॉपिक होता है, वो टॉपिक हमारा रिमूव हो गया है। ठीक है। नहीं तो वहीं पे हम इंटीग्रेशन एज ए लिमिट ऑफ सम सीखते हैं, तो वो जो एक छोटा सा टॉपिक है वो रिमूव हो गया है। वहाँ पे हम इस चीज़ को ज़्यादा डिटेल में समझते हैं कि ये होता क्या है। पर अब यहाँ पे हमें डायरेक्टली बताया जाता है कि ये होता क्या है। ठीक है। तो डायरेक्टली हमें भी यही सीखना है कि अब ये होता क्या है। ठीक है। क्योंकि हमें तो एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ाई करनी है इस वीडियो के अंदर। तो हम डायरेक्टली यही समझेंगे कि a से b तक अगर एक फंक्शन का हम इंटीग्रेशन कर देते हैं तो एक कांस्टेंट आता है। हम सबको पता है कि कोई ना कोई एक कांस्टेंट आएगा, सपोज कुछ भी एक कांस्टेंट, मान लो मैंने c लिख दिया, कोई कांस्टेंट वैल्यू आती है। ठीक है। तो एक कांस्टेंट वैल्यू देगी क्या, ये वैल्यू है क्या। मान लो इसका इंटीग्रेशन 5 आ गया तो वो क्या है। तो एक्चुअली में जब हम a से b तक फंक्शन का इंटीग्रेशन करते हैं तो वो हमें दे देता है एरिया अंडर द कर्व, एरिया अंडर द कर्व फ्रॉम, लिमिट्स कहां से है देखो, ये x की लिमिट है a से लेके b तक, ये क्या है x की लिमिट्स है a से b तक। तो एरिया अंडर द कर्व फ्रॉम x इज इक्वल टू a टू x इज इक्वल टू b। ठीक है। विद x एक्सिस के साथ। एक्चुअली में ये हमें क्या दे देता है, अगर a से b तक का हम इंटीग्रेशन करते हैं तो ये एरिया अंडर द कर्व आ जाता है a से लेके b तक जो x एक्सिस के साथ है। ये इसकी एप्लीकेशन है बस। ठीक है। जैसे कि अब ये एरिया अंडर सिंपल कर्व जो होता है ये बेसिकली 4 तरीके का होता है। तो वो चारों टाइप्स हम देखते हैं, फिर मैं क्वेश्चन से ही ज्यादा एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा कि ये कहना क्या चाह रहा है। तो जैसे कि देखो हमारे पास 4 टाइप्स के क्वेश्चन बन सकते हैं, यहाँ पे 4 टाइप्स का इंटीग्रल कैलकुलेट हो सकता है। पहला टाइप जो सबसे सिंपल टाइप है, जो हमारा ये फंक्शन है ये मान लो x एक्सिस से ऊपर ऊपर ही बना है सारा का सारा। जैसे कि तुम ये अपना फंक्शन देख रहे हो, ये फंक्शन सारा x एक्सिस के ऊपर ऊपर है। x एक्सिस के ऊपर होने का मतलब क्या है,
देखो एक्स एक्सिस के ऊपर ना y की सारी वैल्यूज पॉजिटिव होती हैं, ये जो सारी की सारी y की वैल्यूज हैं ये पॉजिटिव हैं, यानी कि हमारे फंक्शन ने सारी की सारी पॉजिटिव वैल्यूज ली हैं, है ना। तो टाइप 1 है जिसके अंदर हमारा फंक्शन सारी की सारी पॉजिटिव वैल्यूज लेगा। तो जैसे कि मान लो तुमने फंक्शन का इंटीग्रेशन कर दिया, है ना, तो इंटीग्रेशन हम कहाँ से करेंगे, x इज इक्वल टू ए से x इज इक्वल टू बी तक। तो हमें मिलेगा क्या एक्चुअली में, हमें मिलेगा a से लेके b तक, a से लेके b तक, जो जैसे मैंने पीछे लिखा था, मैंने क्या लिखा था, a से लेके b तक एरिया अंडर द कर्व विद x एक्सिस। तो ये वाला जो एरिया अंडर द कर्व है, ये कर्व है, इसके नीचे का एरिया x इज इक्वल टू ए से x इज इक्वल टू बी तक और विद x एक्सिस, ठीक है। तो ये वाला जो एरिया है ना, हम इस एरिया की बात कर रहे हैं। तो जो ये शेडेड एरिया दिख रहा है, ये एरिया हमें डेफिनेट इंटीग्रेशन से मिल जाता है। तो अब वो हमें डेफिनेट इंटीग्रेशन नहीं पूछेगा, वो हमसे पूछेगा बताओ कि हमारे फंक्शन ने ए से लेके बी तक कितना एरिया कवर किया है, उसके नीचे का एरिया कितना है, ठीक है, ये क्वेश्चन करेगा। तो प्रॉपर्टी यही कहती है डेफिनेट की कि भाई इंटीग्रेशन कर देंगे तो वो एरिया आ जाएगा। तो हमसे वो क्वेश्चन क्या पूछेगा कि एरिया अंडर द कर्व बताओ। तो ये पहला टाइप है जब हमारा फंक्शन एक्स एक्सिस से पूरा का पूरा ऊपर बने, ठीक है। तो एरिया अंडर द कर्व जो हमारा ए होगा वो यहाँ पे सिंपली हो जाएगा ए से लेके बी तक एफ एक्स डी एक्स, बस ये पहला टाइप है। अच्छा एक चीज इंपॉर्टेंट, हमें सारे के सारे फंक्शंस के कर्व बनाने आने जरूरी है इस चैप्टर के अंदर। जो हमने 11वीं क्लास में कॉनिक का चैप्टर पढ़ा था, कॉनिक सेक्शन का, वहां से थोड़ा सा इसके अंदर यूज होगा। तो अपने सारे के सारे कर्व्स को बनाना सीख लो। स्ट्रेट लाइंस तो आती होंगी, सर्कल भी आता होगा, इलिप्स, पैराबोला, ये सब बनाने अच्छे से सीख लेना, ठीक है, ये जरूरी है, मॉडुलस फंक्शन। तो ये पहला टाइप है कि एरिया ये हो जाता अच्छा जरूरी थोड़ी ना है कि फंक्शन जो है हमारा हमेशा पॉजिटिव वैल्यूज ले, कोई जरूरी नहीं है। जैसे कि ये मैंने एक कर्व बनाया, ये टाइप 2 हो गई तुम्हारी। इसके अंदर अगर देखो तो सी एक्स की वैल्यू सी पे अगर देखो तो सी से आगे हमारा फंक्शन पॉजिटिव वैल्यूज ले रहा है सारी की सारी। अगर सी से आगे देखे तो हमारा फंक्शन पॉजिटिव वैल्यूज कवर कर रहा है, और अगर मैं सी से पीछे देखूं तो हमारा फंक्शन सारी की सारी नेगेटिव वैल्यूज कवर कर रहा है ना। सी से पीछे देखे तो सारी की सारी नेगेटिव वैल्यूज हैं, ये सारी सारी नेगेटिव वैल्यूज है। पर मैं तो फंक्शन ने जितना एरिया कवर किया है एक्स एक्सिस के साथ ए से लेके बी तक, वो ही कैलकुलेट करना चाहता हूं अभी भी, कि ए से लेके बी तक हमारे फंक्शन ने एक्स एक्सिस के साथ कितना एरिया कवर करा। तो एरिया बनना कितना चाहिए, यही एरिया बनना चाहिए। देखो अगर ए से लेके बी तक एक्स एक्सिस के साथ का एरिया देखो तो वो एरिया ये बनेगा, है ना। अब इसमें समस्या क्या है, समस्या ये है कि इंटीग्रेशन में हम क्या करते हैं, वैल्यूज को जोड़ते ही तो हैं। तो अगर तुम यहां पे देखो कि फंक्शन ने सारी वैल्यूज नेगेटिव ली हैं, यहां पे फंक्शन ने सारी वैल्यूज नेगेटिव ली है, अगर तुम यहां पे फंक्शन की सारी नेगेटिव वैल्यूज को जोड़ दोगे तो नेगेटिव वैल्यूज का सम तो नेगेटिव ही आना है ना। तो एरिया नेगेटिव हो नहीं सकता, और एरिया कैसे नेगेटिव हो सकता है, एरिया नेगेटिव नहीं हो सकता। तो ये छोटी सी बात ध्यान रखनी है कि जब भी हमारा फंक्शन नेगेटिव वैल्यूज लेगा तो उस केस में जो हमारा इंटीग्रेशन होगा वो नेगेटिव बनेगा। नेगेटिव इंटीग्रेशन को फिर हमें पॉजिटिव बनाना पड़ेगा, हमें मॉड्यूलस वैल्यू लेनी है उस केस में, नेगेटिव वैल्यू को कंसीडर नहीं करेंगे, हमें मॉड्यूलस वैल्यू ही लेनी है। तो या तो ऐसे समझ लो कि भाई इंटीग्रेशन करके उसका मॉड ले लो, पर एक बेटर तरीका ये है समझने का कि जब भी इंटीग्रेशन नेगेटिव वैल्यूज का करो तो उसको पॉजिटिव बना लिया जाए। तो अगर मैं यहाँ पे एरिया की बात करूं तो मैं एरिया क्या करूंगा, देखो सी से आगे तो कोई दिक्कत ही नहीं है, सी से बी तक फंक्शन ने सारी पॉजिटिव वैल्यूज ली है। ये एरिया निकालने के लिए मैं फंक्शन का सिंपली सी से लेके बी तक इंटीग्रेशन कर दूंगा। समस्या ये है, तो हम इसको अलग करेंगे और इसको अलग करेंगे, ठीक है। तो हम क्या कहते हैं कि भाई पहले ए से लेके बी सी तक, ए से लेके सी तक फंक्शन का इंटीग्रेशन कर दो, बट यहाँ पे फंक्शन नेगेटिव रहा है सारा का सारा, तो उस फंक्शन को पॉजिटिव बनाओ ताकि इंटीग्रल एक पॉजिटिव वैल्यू निकले। तो इसको माइनस से मल्टीप्लाई करा देंगे ताकि इंटीग्रेशन पॉजिटिव हो जाए। और आगे कोई समस्या नहीं है, सी से लेके बी तक अपना सिंपली फंक्शन का इंटीग्रेशन कर दो, ये हमारा सेकंड टाइप का इंटीग्रेशन हो जाए। ये बातें हो गई एक्स एक्सिस के साथ। अब ये भेदभाव वाई एक्सिस के साथ थोड़ी ना होगा, एरिया तो वाई एक्सिस के साथ भी बन सकता है,
एरिया तो वाई एक्सिस के साथ भी बन सकता है। तो वही दो केसेस जो हैं हमारे वाई एक्सिस के साथ भी बन जाएंगे। देखो अब वहां पे क्या था, एक्स एक्सिस से ऊपर और एक्स एक्सिस से नीचे की बात हो रही थी। अब हम बात कर रहे हैं वाई एक्सिस की। तो वाई एक्सिस पॉजिटिव, वाई एक्सिस से इधर देखोगे राइट साइड में तो फंक्शन पॉजिटिव रहेगा, और वाई एक्सिस से इधर देखोगे तो फंक्शन नेगेटिव रहेगा। क्यों? क्योंकि देखो y की वैल्यू रख के x की वैल्यू निकलेंगी। जब हम ऐसे फंक्शन को देख रहे थे तो यहाँ पे x की वैल्यू रख के y की वैल्यू निकल रही थी। तो y की वैल्यू पॉजिटिव थी तो फंक्शन पॉजिटिव था, y की वैल्यू नेगेटिव थी तो फंक्शन नेगेटिव था। बट हमारा फंक्शन अब क्या है, x इज इक्वल टू एफ वाई है। ठीक है, y की वैल्यू रख के x की वैल्यू निकाल रहे हैं। अब हमारा फंक्शन y में है, x में नहीं है, y में हमारा फंक्शन है। जो लिमिट्स दी हुई हैं वो भी y की हैं, y इज इक्वल टू a से y इज इक्वल टू b। तो y की वैल्यू रखेंगे तो x की वैल्यू आएगी। तो फंक्शन पॉजिटिव कब होगा, जब x की वैल्यू पॉजिटिव होगी। फंक्शन नेगेटिव कब होगा, जब x की वैल्यू नेगेटिव होगी। और x की वैल्यू पॉजिटिव कहाँ होती है, राइट साइड में, और x की वैल्यू नेगेटिव कहाँ होती है, लेफ्ट साइड में। तो पहला केस वो है जब हमारा फंक्शन सारा का सारा राइट साइड में होगा, है ना। जैसा कि ये देख पा रहे हो यहाँ पे हमारा फंक्शन राइट साइड में है। तो हमसे पूछेगा कि फाइंड द एरिया अंडर द कर्व फ्रॉम y इज इक्वल टू a से y इज इक्वल टू b। तो हमें ये एरिया फाइंड आउट करने को बोल रहा है, यानी कि वो y इज इक्वल टू a से y इज इक्वल टू b तक हमारे फंक्शन ने जितना भी एरिया कैलकुलेट किया ये बताओ। ठीक है, तो क्या दिक्कत है, अब हम हमारे फंक्शन का इंटीग्रेशन कर देंगे y इज इक्वल टू a से b तक। बस एक ध्यान रखना है कि अब जो मेरा फंक्शन है ना वो y का है, तो y f ऑफ y का इंटीग्रेशन हो रहा है y के रिस्पेक्ट में। ठीक है, सिंपल है। तो ये हमारी थर्ड टाइप हो गई y एक्सिस के रिस्पेक्ट में। और चौथी टाइप में क्या होगा कि ये फंक्शन हमारा नेगेटिव भी हो जाए, यानी कि फंक्शन पहले तो क्या ले रहा है, पॉजिटिव वैल्यूज ले रहा है इधर, ये तो सारी की सारी पॉजिटिव वैल्यूज ली है। देखो c से आगे हमारा फंक्शन पॉजिटिव है, और अगर पीछे देखें c से पीछे देखोगे तो हमारा फंक्शन नेगेटिव है ना। अब यहाँ पे अगर एरिया पूछेगा तो ये वाला एरिया निकलेगा एक तो c तक, और ये वाला एरिया निकलेगा c से b तक, है ना। तो अब भी वही दिक्कत है कि a से लेके c तक हमारा फंक्शन नेगेटिव है, तो यहाँ पे फंक्शन को पॉजिटिव बनाना पड़ेगा, और c से b तक कोई इश्यू नहीं है। तो यहाँ पे जब हम एरिया कैलकुलेट करेंगे तो एक ध्यान रखेंगे कि a से लेके c तक इंटीग्रेशन कर दो f ऑफ y का, बट ये सारी वैल्यूज नेगेटिव हैं तो इनको पॉजिटिव बना लो, और c से लेके b तक कोई इश्यू नहीं है, f ऑफ y dy यहाँ पे सारा का सारा पॉजिटिव रहेगा। क्लियर हो गई बात। ये हमारे चार टाइप के इंटीग्रेशंस बन सकते हैं, जैसे कि अब करके देखते हैं कुछ एक क्वेश्चन। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, कह रहा है स्केच द ग्राफ ऑफ द फंक्शन y इज इक्वल टू मोड x प्लस 3। कह रहा है कि पहले इस फंक्शन का ग्राफ बनाओ और फिर इवेल्युएट करके बताओ कि ये क्या है। अब यहाँ पे एरिया नहीं पूछा है, ये इंटीग्रेशन इवेल्युएट करा रहा है। अब वो यहाँ पे ये भी कह सकता था, ये क्वेश्चन ना देके वो ये कह सकता था कि फाइंड द एरिया ऑफ द एरिया अंडर द कर्व, एरिया अंडर द कर्व फ्रॉम x इज इक्वल टू -6 से x इज इक्वल टू 0। ये क्वेश्चन भी कर सकता था वो तुमसे। तो पहले तो फंक्शन का कर्व बनाना है, सॉरी फंक्शन का ग्राफ बनाना है, कर्व को स्केच करना है। अब मॉडुलस फंक्शन हम सबको पता है हमेशा क्या होता है, मॉडुलस फंक्शन हमेशा हमारा वी शेप्ड कर्व होता है, वो वी शेप बनती है। और वी शेप कहाँ से शुरू होती है, वी शेप वहां से शुरू होती है जहां पे ये जीरो होता है अंदर वाला, है ना। ये अंदर वाला जहां पे जीरो होगा वहां से वी शेप स्टार्ट होगी। जैसे y इज इक्वल टू मोड x होता है तो वो ओरिजिन से चलता है, क्योंकि x की वैल्यू जीरो लेंगे तो ये अंदर वाला जीरो बन जाएगा। अब ये वाला जीरो कहाँ बनेगा भाई, ये वाला जीरो बनेगा -3 पे। तो x की वैल्यू -3 कहाँ होती है, यहाँ होती है। ये मान लो x की वैल्यू -3 है, तो यहाँ से हमारा एक वी शेप्ड कर्व बन जाएगा, यहाँ से हमारा क्या बन जाएगा, वी शेप्ड कर्व बन जाएगा। तो देखो जो हमारा कर्व है वो कुछ ऐसा दिखेगा, यहाँ से ये वी शेप ऐसे चली जाएगी और यहाँ से हमारी ये वी शेप ऐसे चली। ठीक है, अब उसने हमें से क्या कहा है कि x इज इक्वल टू -6 से
तो मैं थोड़ा और एक्सटेंड कर लेता हूँ। उसने हमें क्या कहा है, x इज इक्वल टू -6 से, भाई यहाँ पे -3 है तो यहाँ पे कहीं तुम्हारा -6 होगा, और x इज इक्वल टू 0, यहाँ पे हमारी x इज इक्वल टू 0 लाइन है। तो कहता है कि यहाँ से लेके यहाँ तक कर्व ने जितना एरिया कवर किया है ना, वो सारा एरिया कैलकुलेट करना है। ये वाला तो y एक्सिस ही हो गई। तो यहाँ से यहाँ तक एरिया कौन सा बन रहा है, ये देखो, y इज इक्वल टू x इज इक्वल टू -6 से 3 तक ये वाला एरिया बन रहा है, ये वाला एरिया बन गया, ठीक है। हाँ, यानी कि हमारा सारा का सारा कर्व जो है वो x एक्सिस से ऊपर है, कोई दिक्कत तो नहीं है। हमारा जो सारा का सारा कर्व है वो है तो x एक्सिस से ऊपर ही, है ना। तो सिंपली अगर मुझे एरिया निकालना है तो मैं एरिया कैसे निकाल दूंगा, मैं एरिया निकाल दूंगा हमारा -6 से 0 तक जो भी y दिया हुआ है x + 3 dx। अब यहाँ पे कर्व ने तो सारी की सारी पॉजिटिव वैल्यूज ली हैं, तो एरिया तो ये हो जाएगा, इंटीग्रेशन तो ये हो जाएगा, पर मोड अपनी कलाकारी कर रहा है। यहाँ पे मोड अपनी कलाकारी कर रहा है, क्या, देखो -3 से छोटा अगर इसके अंदर नंबर रखोगे, ऐसा इंटीग्रेशन हमने डेफिनेट इंटीग्रेशन किया था लास्ट क्वेश्चन, अगर तुम्हें याद हो तो, जो डेफिनेट इंटीग्रल की जो वन शॉट वीडियो थी ना पिछली, उसमें लास्ट क्वेश्चन किया था हमने ये। तुम अगर देखो कि -3 से छोटी वैल्यू अगर यहां रखोगे तो ये अंदर वाली चीज नेगेटिव बन रही है। अगर -3 से छोटी वैल्यू रखोगे तो ये अंदर वाली चीज नेगेटिव बन रही है, -4 -5 रखा तो, और -3 से आगे रख रहे हो, -3 से बड़ा कुछ रख रहे हो तो ये पॉजिटिव रह रहा है, समझ रहे हो, -3 से आगे की तरफ जा रहे हो तो एरिया के हिसाब से नहीं टूटा, ये एरिया तो सारा ऊपर ही है, ठीक है, उस हिसाब से तो हमने ऐसे ही लिखा, पर ये मॉडुलस की वजह से ब्रेक हो जाएगा। मॉडुलस की वजह से क्यों ब्रेक हो जाएगा, क्योंकि इसकी जो 0 है वो लिमिट में आ रही है, मैंने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था बड़े अच्छे से। तो इसकी जो 0 आ रही है ना, वो कहाँ आ रही है, इसमें आ रही है। तो यहां से यहां तक ये फंक्शन नेगेटिव बन रहा है, तो इसको पॉजिटिव बनाना पड़ेगा। तो यहां से यहां तक तो ये ऐसे टूट जाएगा, और -3 से लेके 0 तक ये फंक्शन पॉजिटिव है, तो वहां तक ये ऐसे ब्रेक हो जाएगा, तो इसका एरिया ऐसे निकलेगा। अब ये ब्रेक इस वजह से हुआ है क्योंकि मॉडुलस ने कलाकारी करी है, एरिया सारा ऊपर ही था हमारा, ठीक है। तो अब इसका इंटीग्रेशन हम कर देंगे, x² / 2 + 3x -6 से -3, ये मिसलेनियस का क्वेश्चन है, एनसीईआरटी के मिसलेनियस का है, अगर रेफरेंस के लिए देखना चाहो तो, -3 से 0। अब ये लिमिट्स हम कैलकुलेट करेंगे, कर देता हूँ मैं। तो माइनस अपर लिमिट रखो, -3 रखोगे तो ये कितना हो जाएगा, 9/2, यहाँ पे -3 रखोगे तो ये हो जाएगा -9। लोअर लिमिट्स रखो माइनस में, 6 रखोगे तो ये हो जाएगा 36/2 यानी कि 18, और यहाँ पे -6 रखोगे तो ये हो जाएगा -18। चलो ये तो 0 हो गया, थोड़ा आसानी हो गई, है ना। और यहाँ पे आ जाओ प्लस में, अपर लिमिट रखो, अपर लिमिट रखोगे तो ये दोनों चीज़ें 0 हैं, माइनस में लोअर लिमिट रखोगे तो ये कितना हो जाएगा, 9/2, है ना, और -9, ये हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे तो ये 0 और 0 कट गया, यहाँ पे 9/2 में से 9 गया तो ये हो जाएगा -9/2, -9/2, और एक माइनस बाहर है तो +9/2 हो गया ये, ठीक है। और यहाँ पे ये कितना हो गया देखो, -9/2 और -9, एक और माइनस इसके बाहर है तो ये भी कितना हो जाएगा, +9/2, 9/2 कितना हो जाएगा, 9 स्क्वायर यूनिट्स। एरिया हमारा कितना आ गया, 9 स्क्वायर यूनिट्स आ गया। तो एक और क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है, एक और क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखो क्या कह रहा है, कह रहा है द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y इज इक्वल टू x mod x, x एक्सिस, एंड द ऑर्डिनेट्स x इज इक्वल टू -1 से x इज इक्वल टू 1 इज गिवन बाय, ठीक है, पूछ रहा है क्या होगा, ठीक है। तो क्या कह रहा है कि एरिया बाउंडेड बताना है, इस कर्व ने कितना एरिया बाउंड किया है y x एक्सिस के साथ, और -1 से 1 तक एरिया अंडर द कर्व का एक सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है, ये भी मिसलेनियस एक्सरसाइज का है। तो देखो सबसे पहले तो कर्व बनाना आना चाहिए हमें,
अगर कर्व बनाना आता है तो ही हमारी बात बनेगी, नहीं तो इसके अंदर दिक्कत होगी डेफिनेटली। और अगर कर्व बनाना आता है तो चीजें बहुत आसान हो जाएगी। अच्छा, कर्व को ध्यान से देखो, y इज इक्वल टू क्या है, x मोड x है। y इज इक्वल टू क्या है, x मोड x है। यानी कि ये ब्रेक होगा, जैसे वो पीछे वाला -3 पे ब्रेक हुआ था, ये वाला ब्रेक होगा 0 पे। तो अगर x की वैल्यू 0 या 0 से बड़ी रखोगे तो मोड x तो x रहेगा, उस केस में ये बन रहा है x स्क्वायर। और अगर x की वैल्यू लेस देन 0 रखोगे तो मोड x रहेगा -x, तो हो जाएगा माइनस का x स्क्वायर। यानी कि हमारा कर्व दो अलग अलग कर्व में टूटा हुआ है। एक पार्ट तो है x इज इक्वल टू x इज लेस देन 0 पे, x इज लेस देन 0 पे मेरा कर्व है y इज इक्वल टू -x स्क्वायर, और x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 पे मेरा कर्व क्या है, y इज इक्वल टू x स्क्वायर। यानी कि ये चीज क्या है, ये तो तुम्हें दिख रहा है कि ये एक डाउनवर्ड पैराबोला है जिसका वर्टेक्स कितना है, जिसका वर्टेक्स है ओरिजिन। और ये क्या है तुम्हारा, ये एक अपवर्ड पैराबोला है, और इसका भी ओरिजिन क्या है, इसका भी वर्टेक्स क्या है, ओरिजिन है। यानी कि जैसे ही 0 या 0 से आगे जाओगे तो ये अपवर्ड पैराबोला बन जाएगा, जैसे ही 0 से पीछे आओगे तो ये डाउनवर्ड पैराबोला बन जाएगा। यानी कि 0 से आगे गए, कहाँ चले गए, हाँ 0 से आगे गए तो जो हमारा कर्व है वो अपवर्ड पैराबोला बन गया, ये होता है अपवर्ड पैराबोला। और 0 से पीछे आए तो ये हमारा कर्व डाउनवर्ड पैराबोला बन गया। तो ये हमारा कर्व बना, ये है ना, ये हमारा कर्व है। अब इसने क्या कहा है, x इज इक्वल टू -1 लो, x इज इक्वल टू -1 कहीं यहाँ होगा, ये x इज इक्वल टू -1 है, और यहाँ कहीं होगा x इज इक्वल टू 1। तो अब क्या कह रहा है कि इनके बीच में x एक्सिस के साथ कितना एरिया है ये बताओ। तो ये ऑर्डिनेट मान लो इसको यहाँ पे कर रहा है, थोड़ा सा ये बाहर चले गया है, और ये वाला थोड़ा सा दूर ले गया मैंने, ये वाला यहाँ। तो यहाँ से यहाँ तक अगर एरिया देखोगे तो यहाँ से यहाँ तक एरिया कौन सा है, यहाँ से यहाँ तक एरिया ये वाला है। एक एरिया तो ये है और एक एरिया ये है, एक एरिया तुम्हारा ये दो एरियाज है। अब समझ रहे हो ना क्या दिक्कत है, आधा जो एरिया है ओरिजिन तक, ये वाला तो नेगेटिव है, यहाँ पे कर्व नेगेटिव वैल्यूज ले रहा है और यहाँ पे कर्व पॉजिटिव वैल्यूज ले रहा है। तो अगर मेरे को अब एरिया निकालना है, अगर मेरे को अब एरिया कैलकुलेट करना है तो मेरा एरिया क्या होगा, दो पार्ट में कैलकुलेट होगा। पहले मैं क्या करूंगा, -1 से लेके 0 तक फंक्शन का इंटीग्रेशन करूंगा जहां पे हमारा कर्व नेगेटिव है। अच्छा, -1 से 0 तक हमारा कर्व है क्या, -1 से 0 तक हमारा कर्व है 0 से छोटे पे -x स्क्वायर, क्या है, -x स्क्वायर है। यहाँ पे हमारा कर्व है -x स्क्वायर dx, ठीक है। और ये चीज क्या है तुम्हारी, ये इंटीग्रेशन नेगेटिव आएगा, ये सारा का सारा इंटीग्रेशन क्या आएगा, नेगेटिव आएगा, क्योंकि एरिया नीचे की तरफ बन रहा है। ये वाला माइनस मत समझना कि एरिया को बैलेंस करने के लिए बनाया है, मैं यही समझाने की कोशिश कर रहा था पिछले क्वेश्चन में भी। वहां पे वो माइनस मॉडुलस वाला था, समझ रहे हो, लास्ट क्वेश्चन में भी जो मॉडुलस था, यहाँ पे जो ये माइनस लगा था ये मॉडुलस वाला माइनस था, और यहाँ पे भी जो ये माइनस है ये मॉडुलस वाला है। वहां पे इसके आगे एक माइनस और क्यों नहीं लगाया मैंने, यहाँ पे एक माइनस और क्यों नहीं लगाया, क्योंकि ये एरिया ऊपर ही था तो वो साइन नहीं आया। पर यहाँ पे ये एरिया जो है, एरिया भी नेगेटिव है और मॉडुलस का भी नेगेटिव आएगा, तो दो नेगेटिव बनेंगे, ये वाला मॉडुलस का और ये एरिया को बैलेंस करने का। और प्लस में 0 से 1 तक कोई इशू नहीं है, फंक्शन भी x स्क्वायर है और एरिया भी पॉजिटिव है, समझ रहे हो बात को। अब इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये भी x स्क्वायर ही हो गया तुम्हारा, है ना, ये क्या हो गया, ये भी तुम्हारा क्या हो गया, x स्क्वायर ही हो गया। इसका इंटीग्रेशन कर देंगे -1 से 0 तक, और ये हो गया x स्क्वायर 0 से लेके 1 तक। तो इसका इंटीग्रेशन देखो कितना हो जाएगा, x³/3, ठीक है, -1 से 0 तक, प्लस में x³/3 0 से 1 तक, ठीक है। तो ये कितना हो गया देखो, 0 -1/3, 0 माइनस में -1/3 ना, सॉरी, और ये कितना हो गया, यहाँ पे रखोगे तो ये हो गया 1/3, ये क्या हो गया 1/3 और माइनस का 0, ठीक है।
तो ये ध्यान से देखा ना, 0 रखा तो 0 और माइनस में लोअर लिमिट रखी तो -1/3, ठीक है। तो ये वाला कितना बन गया, +1/3 और +1/3 ये हो गया 2/3 स्क्वायर यूनिट्स। तो ये मेरा एरिया आ गया 2/3 स्क्वायर यूनिट, ठीक है। ऑप्शन भी दिए हुए हैं, 2/3 आंसर हो। बड़ा अच्छा क्वेश्चन था, ये दोनों क्वेश्चन मिसलेनियस के थे, तो काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ से क्लियर हो गई होंगी। तो ये एरिया अंडर द कर्व में इतना ही काम है। अब बात आती है कि एरिया बिटवीन द कर्व्स में क्या खेल होता है। यहाँ पे एक ही कर्व के साथ डील कर रहे थे हम, यहाँ पे है ना, हम क्या कर रहे थे अभी तक, एक कर्व के साथ डील कर रहे थे। अब हम डील करेंगे दो कर्व्स के साथ, ज़्यादा भी हो सकते हैं, 2 से ज़्यादा कर्व भी होंगे, इनफैक्ट ज़्यादा ही होते हैं मोस्टली। अब जैसे कि यहाँ पे तुम्हें एक कर्व दिख रहा है y = fx और एक कर्व दिख रहा है y = gx, ये दो कर्व्स हैं। अब वो कह रहा है कि इन दोनों के बीच का एरिया निकालो, यहीं से एक 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा तुम्हारा, ठीक है। तो इन दोनों के बीच का एरिया निकालना है। अब इन दोनों के बीच में एरिया कौन सा है, इन दोनों के अगर बीच के एरिया की बात करो तो इन दोनों के बीच का एरिया ये वाला दिख रहा है तुम्हें, है ना, ये दोनों बीच का एरिया है। अब जब भी एरिया बिटवीन द कर्व्स निकालेगा तो हमें ये नहीं कहेगा कि यहां से यहां तक निकालो, ये कभी नहीं देगा। जैसे पीछे हमने जो क्वेश्चंस किए उसमें x = a से b, 1 से 3 जो भी था वो दिया हुआ था। यहाँ पे कभी रेंज नहीं देगा कि कहाँ से कहाँ तक करना है। तो पहला काम तुम्हें यही करना है कि जब भी एरिया बिटवीन द कर्व हो तो fx और gx को सिंप्लीफाई करो और देखो ये आपस में एक दूसरे को कट कहाँ कर रहे हैं, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने हैं। दोनों कर्व्स को सोल्व करके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लो, दोनों कर्व्स कहाँ कट कर रहे हैं। तो इसका जो x कोऑर्डिनेट होगा वो तो आ जाएगा x = a, इस पॉइंट का, और इस पॉइंट का जो x कोऑर्डिनेट हो जाएगा वो हो जाएगा x = b। वैसे मुझे x की जरूरत पड़ेगी, y की नहीं पड़ेगी, और अगर y के रिस्पेक्ट में कर रहे हो तो सिर्फ y की पड़ेगी। जैसे ही ये कर्व आ जाएंगे पहला स्टेप यही करना है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है कर्व बनाते ही, ठीक है। फिर तुम्हें क्या देखना है, अब देखो ये एरिया कैसे निकलेगा, यूज होगा एरिया अंडर द कर्व का ही। अब जरा मुझे एक बात बताओ, अगर मैं a से b तक हमारे फंक्शन fx का इंटीग्रेशन कर दूं, a से b तक अगर मैं हमारे फंक्शन जो ऊपर वाला फंक्शन है fx उसका इंटीग्रेशन कर दूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा, ऊपर वाले का इंटीग्रेशन करेंगे तो यहां से यहां तक का ये पूरा एरिया आ जाएगा, एरिया अंडर द कर्व x एक्सिस तक, ये पूरा का पूरा एरिया आ जाएगा, मानते हो। और अगर मैं इसमें से क्या सब्ट्रैक्ट कर दूं, अगर मैं a से b तक gx का इंटीग्रेशन करके सब्ट्रैक्ट कर दूं, देखो अगर a से लेके b तक gx का इंटीग्रेशन करोगे तो ये gx के नीचे वाला एरिया आ जाएगा, ये ऑरेंज वाला एरिया आ जाएगा। तो अगर ग्रीन वाले एरिया में से ऑरेंज वाला एरिया सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो ये बीच वाला एरिया ही तो बचेगा। यानी कि सीधी सी बात ये है कि ऊपर वाले कर्व का एरिया आ जाएगा उसके उस सारा नीचे तक का, फिर उसके नीचे से जो कर्व जा रहा है उसके नीचे का एरिया आ जाएगा, उसको इंटीग्रेट करेंगे, दोनों एरियाज को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो बीच वाला आ जाएगा, है ना। तो हमें कुछ नहीं करना, हमें ऊपर वाले एरिया को पकड़ना है पहले। ऊपर वाला एरिया आ रहा है मेरा fx से, और फिर मुझे क्या करना है, नीचे वाला एरिया को पकड़ना है, वो आ रहा है मेरा gx से। तो ये ऊपर वाला एरिया हो गया, माइनस में a से लेके b तक ये नीचे वाला एरिया हो गया, दोनों को क्या कर दो, सब्ट्रैक्ट कर दो, ये हमारा फाइनल एरिया आ जाएगा जो इन दोनों के बीच में है, जो इन दोनों के क्या है, बीच में, ठीक है। तो ये करना है, बस इतना ही कंसेप्ट है। अब क्वेश्चंस करेंगे तो ये बात ज़्यादा अच्छे से समझ आएगी। जैसे कि ये देखो पहला क्वेश्चन ये सीबीएसई के सैंपल पेपर में है 2024 के में, शायद वहाँ पे कट हो रहा होगा लोगों के अंदर 2024, फिर 2024 के सैंपल पेपर का क्वेश्चन है। अच्छा ये इनइक्वलिटी वाले जो क्वेश्चन है ये भी मशहूर हैं। ये इनइक्वलिटी वाले जो क्वेश्चन है ये लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम वाला जो तुमने वन शॉट देखा होगा उससे मदद मिलेगी हमें थोड़ी सी, ठीक है। एलपीपी वाला जो था ना उससे मदद मिलेगी इसमें कि कैसे एरिया निकालना है। तो कह रहा है कि स्केच मेक द रफ स्केच ऑफ द रीजन, पहले तो ये बताओ कि ये रीजन बन कौन सा रहा है, ठीक है, और फिर फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन यूजिंग मेथड ऑफ इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन का यूज करके तुम्हें क्या करना है, एरिया निकालना है। अब तुम्हें इसमें से क्या करना है, पहले तो कर्व्स छाटो, सारे के सारे कर्व्स निकालने हैं ढूंढ ढूंढ के क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो शुरुआत से शुरू हो जाओ। एक तो क्या है तुम्हारा y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, एक इनइक्वलिटी तो ये है। फिर दूसरी वाली देखो वो क्या कह रहा है,
y इज लेस देन इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 भी है, ठीक है। तो ये पहले वाला जो कर्व था वहां से ये दो इनइक्वलिटीज निकाल ली मैंने। फिर आगे चलो, यहां से इनइक्वलिटीज निकालो, तो एक तो यही है y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो ये मैं ले चुका हूं ऑलरेडी, इसको छोड़ो। अगली देखो क्या कह रहा है, y इज लेस देन इक्वल टू एक्स प्लस 1, एक ये है, ठीक है। फिर और आगे चलो, यहाँ पे आओ, इस तीसरे वाले पे ये कह रहा है x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और लास्ट में क्या कह रहा है x इज लेस देन इक्वल टू 2, x इज लेस देन इक्वल टू 2, है ना। अब ध्यान से देखो ये दोनों चीजें क्या कह रही हैं, पहले तो इन्हीं को डिसाइड कर लो, इनका चक्कर खत्म करेंगे। x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये दोनों चीजें क्या है, ये मैंने लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स में भी बताया था। ये क्या बताती है, x भी 0 होना चाहिए, y भी 0, x भी पॉजिटिव होना चाहिए या 0 होना चाहिए, और y भी 0 या 0 से बड़ा होना चाहिए। ये चीज होती है सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो ये दोनों चीजों की मदद से जो हमारा एरिया बनेगा वो सारा का सारा सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में बनेगा, हमें फर्स्ट क्वाड्रेंट से बाहर नहीं जाना है। तो ये दोनों नॉन नेगेटिविटी कंडीशन हो गई, ठीक है। तो इनको बनाओ ना बनाओ इतना कोई फर्क नहीं पड़ता है, बस समझ जाओ कि ये क्या कह रहे हैं कि एक्स और वाई पॉजिटिव होना चाहिए। अब जो बाकी के बच गए ना, इनकी इनइक्वलिटी हटा दो एक मिनट के लिए, जो बाकी बच गए इनकी इनइक्वलिटी हटा दो, और देखो कर्व क्या क्या बन रहे हैं, एक्स स्क्वायर वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1, इक्वेशन बना दो, ये एक पैराबोला बन रहा है। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिखेंगे, y माइनस 1 इज इक्वल टू एक्स, इसकी इक्वेशन बनाओ, y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1, ये तुम्हारी एक स्ट्रेट लाइन हो गई। और ये क्या है, x इज इक्वल टू 2, ये भी तुम्हारी क्या हो गई, एक स्ट्रेट लाइन हो गई, ठीक है। अब ये जो है, पहले सबसे पहला काम क्या करना बताया, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो फर्स्ट वाले कर्व का और सेकंड वाले कर्व का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन देखो है क्या, x इज इक्वल टू 2 को भी देखेंगे, ठीक है। पहले इन दोनों को सोल्व करो, देखो ये भी y की वैल्यू है और ये भी y की वैल्यू है। अगर इन दोनों को बराबर रख दे तो 1 इज इक्वल टू 2 से तुम्हारा क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 की जो वैल्यू है वो x प्लस 1 के इक्वल आ जाएगी, x, हाँ एक्स स्क्वायर प्लस 1 जो है वो x प्लस 1 के इक्वल आ जाएगा। और यहाँ पे अगर देखें तो 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इज इक्वल टू 0, एक्स को अगर कॉमन ले लोगे तो यहाँ x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, ठीक है। एक तो x की वैल्यू आ गई 0 और एक x की वैल्यू आ गई 1, ठीक है। वैसे तो मुझे x की जरूरत ही पड़ती है, मुझे किसकी जरूरत पड़ेगी, सिर्फ x की ही जरूरत पड़ेगी, बट चाहो तो पूरा पॉइंट निकालने के लिए y भी निकाल लो। अगर x की वैल्यू 0 रखोगे तो y कितना आएगा, कहीं भी रख दो, इसमें रख दो, x की वैल्यू 0 रखोगे तो y 1 आएगा, x की 1 रखोगे तो y की वैल्यू 2 आएगी। तो कंप्लीट पॉइंट बन गए 0 1 0 1 एंड 1 2। वैसे तो x की जरूरत पड़ती है। अब एक रफ स्केच बनाओ, एरिया को प्रिडिक्ट करेंगे, तो रफ स्केच देखो कैसे बनेगा। देखो तो पहला कर्व देखो, ये सबसे पहले क्या है, ये पैराबोला है। पैराबोला कौन सा बन रहा है, इसको जानने का तरीका क्या होता है, जिसके ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है, जिस टर्म के ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है ना, उस टर्म को 0 के बराबर रख दो, जिसके ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है। तो स्क्वायर किसके ऊपर लगा हुआ है, x के ऊपर लगा हुआ है, तो x को 0 के बराबर रख दो। ये तुम्हारी क्या हो गई, पैराबोला की एक्सिस हो गई। ये क्या हो गई, एक्सिस ऑफ पैराबोला। पैराबोला की एक्सिस इक्वल टू 0 यानी कि y एक्सिस है। तो हमारा जो पैराबोला है वो y एक्सिस के अबाउट बनेगा। अब y एक्सिस के अबाउट या तो पैराबोला ऐसे बनेगा या ऐसे बनेगा, तो ये डिसाइड होगा कि या तो अपवर्ड बनेगा या डाउनवर्ड बनेगा। और ये कैसे पता लगेगा कि अपवर्ड बनेगा कि डाउनवर्ड बनेगा, दूसरे वाला जो वेरिएबल है उसका साइन देखो, उसका कोफिशिएंट देखो। तो y का कोफिशिएंट कितना है, प्लस का 1 है, y का कोफिशिएंट क्या है, प्लस 1 यानी पॉजिटिव है, तो पैराबोला बनेगा अपवर्ड। अब बात आती है कि पैराबोला बनेगा कहां से, वर्टेक्स क्या होगा, तो x में से क्या घट रहा है भाई, x में से घट रहा है 0, यानी कि ये क्या लिखा हुआ है, y माइनस 1 और x माइनस 0 का होल स्क्वायर। तो y में से क्या घट रहा है 1 और x में से क्या घट रहा है 0, तो x में से जो घट रहा है उसको ले आओ और y में से जो घट रहा है उसको ले आओ। ये मेरा वर्टेक्स बन गया, यानी कि मेरा पैराबोला 0 1 से शुरू होगा,
तो 0 1 जो मेरा होगा पॉइंट वो यहाँ होगा, 0 1 यही पॉइंट होगा, मान लो 0, 1। तो मेरा पैराबोला यहाँ से ऐसे चले जाएगा ऊपर। ये मेरा क्या हो गया, पैराबोला हो गया। थोड़ा सुंदर कम बना है ना, दोबारा से बनाते हैं। ठीक है, थोड़ा काम चला लेना। ये क्या हो गया, अपवर्ड पैराबोला बन गया मेरा। ठीक है, एक अटेम्प्ट और दे देते बस सीधा हो जाए तो। चलो ठीक है, ये बन गया, से काम चलाओ। ये अपवर्ड पैराबोला हो गया। दूसरा, ये इसका काम खत्म, इसको हटाओ। अब एक चीज और देख लो, हर कर्व के कोरस्पॉन्डिंग एरिया कहाँ जा रहा है ये देख लो। अब जो हमारा एरिया बनेगा वो या तो पैराबोला के अंदर बनेगा या पैराबोला के बाहर बनेगा। पैराबोला के अकॉर्डिंग जो एरिया बनेगा वो या तो पैराबोला के अंदर का होगा या पैराबोला के बाहर का होगा। ये डिसाइड कैसे करना है, एकदम वैसे ही डिसाइड करना है जैसे एलपीपी में डिसाइड कर रहे थे। या तो एक पॉइंट अंदर का ले लो या एक पॉइंट बाहर का ले लो। ठीक है, अगर वो पॉइंट उस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई कर गया तो एरिया उसकी तरफ होगा, नहीं तो दूसरी तरफ होगा, एकदम एलपीपी की तरह। तो जैसे कि आसान है, ओरिजिन रख के देख लो। ओरिजिन इसके बाहर है, अगर ओरिजिन इसकी इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई किया तो एरिया ओरिजिन की तरफ आएगा, अगर नहीं किया तो ओरिजिन से दूसरी तरफ। ओरिजिन से दूसरी तरफ यानी अंदर की तरफ। तो जैसे कि इसके अंदर ओरिजिन रख के देखो, ओरिजिन रखो, कहाँ गई इनइक्वालिटी, ये रही ओरिजिन। इसके अंदर जरा ओरिजिन रखो, यहाँ रखोगे तो 0 इज लेस देन इक्वल टू 0 + 1, यानी कि 0 इज लेस देन इक्वल टू 1। ये बात सत्य है, ट्रू है। तो ट्रू है तो यानी कि एरिया विल बी आउटसाइड द पैराबोला। तो एरिया जो है ना वो पैराबोला से बाहर मिलेगा। ये एक चीज डिसाइड हो गई, पैराबोला का काम खत्म। अब लाइन पे आ जाओ। लाइन को ड्रॉ करना तो सबको आता होगा, है ना। इसके लिए क्या करना होता है, एक बारी x को 0 रख दो। x को 0 रखोगे तो y कितना आएगा, 1 आएगा। और एक बारी y को 0 रख दो, y को 0 रखोगे तो x आ जाएगा तुम्हारा -1। तो तुम्हें 2 पॉइंट्स मिल जाएंगे, है ना। y को 0 रखा तो x -1, x को 0 रखा तो 1, तो -1 और 1। ठीक है, तो x की वैल्यू -1, दूसरे कलर से बना देते हैं। x की वैल्यू, y की वैल्यू तो 1 यहाँ होगी और x की वैल्यू -1 यहाँ होगी। तो यहाँ से जब हम लाइन ड्रॉ करेंगे तो वो लाइन हमारी पैराबोला को कुछ ऐसे काटती हुई निकल जाए। ठीक है, और कहाँ कहाँ काटेगी ये तुमने फाइंड आउट कर ही लिया है। कहाँ कहाँ कट करेगी ये तो कर ही लिया है। एक पॉइंट तो ये 0,1 ही था, और ये वाला पॉइंट कितना था ये भी तुम निकाल चुके हो, कितना 1,2। ये वाला पॉइंट है 1,2। ठीक है, अब लाइन के लिए भी डिसाइड करो कि लाइन का एरिया लाइन से नीचे होगा या लाइन से ऊपर होगा, ये भी डिसाइड करना पड़ेगा। ठीक है, तो वो भी सेम वैसे ही ओरिजिन से ही डिसाइड कर लो। ओरिजिन सेटिस्फाई किया तो नीचे, नहीं तो ऊपर। ओरिजिन रख के देखो इसके अंदर, तो रखोगे तो 0 इज लेस देन इक्वल टू 1 आ जाएगा। ये भी ट्रू है, यानी कि एरिया जो है ओरिजिन की तरफ आएगा, नीचे की तरफ। तो इसके लिए भी एरिया नीचे आ रहा है। ठीक है, अब तीसरा कर्व क्या बन रहा है, x इज इक्वल टू 2 लाइन। कहाँ गई, x इज इक्वल टू 2 लाइन। अब ये तो बनानी एकदम आसान है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे तुम्हारा ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला जो पॉइंट है यहाँ पे, ये वाला तो बना x इज इक्वल टू 1। इनकी जरूरत पड़ेगी ना, मैंने तुम्हें कहा था। ये x इज इक्वल टू 1 हो गया, तो x इज इक्वल टू 2 इससे आगे ही मिलना है। तो x इज इक्वल टू 2 जो कर्व होगा वो एक स्ट्रेट लाइन ऐसे जाएगी, x इज इक्वल टू 2। ठीक है, रफ स्केच बनाना है, एकदम डायमेंशन मेजर करने की जरूरत नहीं है कि भाई गैप ज़्यादा दिख रहा है कम दिख रहा है, क्या भाई सीधी लाइन। हाँ, तो ये हो गया तुम्हारा x इज इक्वल टू 2। ये क्या हो गया, x इज इक्वल टू। ठीक है, अब इसके लिए भी देखो एरिया इधर है या एरिया उधर है, इसके लिए भी देखना पड़ेगा। तो ये कह रहा है x की वैल्यू 2 या 2 से छोटी होनी चाहिए। तो x की वैल्यू 2 या 2 से छोटी किधर होगी, 2 या 2 से छोटी इधर होगी। तो अब इन सब के लिए देखो एरिया कहाँ बन रहा है। अच्छा, वो दो ये भी क्या कह रहे थे कि y की वैल्यू 0 या 0 से बड़ी, x की वैल्यू 0 या 0 से बड़ी। तो y की वैल्यू 0 या 0 से बड़ी ऊपर होगी, x की वैल्यू 0 या 0 से बड़ी राइट में होगी। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहना है। अब ये सारे देखो किस तरफ इंडिकेशन कर रहे हैं, वो हमारा एरिया हो जाएगा फाइनली। किस तरफ कर रहे हैं देखो, पैराबोला से नीचे रहना है, पहला पैराबोला से ऊपर जाना नहीं है। ठीक है, यहाँ से ऊपर रहना है। ठीक है, तो ये हमारा एरिया बन जाए।
सारा का सारा शेडिड एरिया। ठीक है, तो ये एरिया हमें कैलकुलेट करके बताना। अब ये कैसे कैलकुलेट करोगे? इंटीग्रेशन का यूज करके। ये देखो, ये एरिया कैलकुलेट करना है, सारी चीजें तुम्हारे पास अच्छे से हैं। अब ये एरिया कैलकुलेट करो, जो पिंक कलर का एरिया तुम्हें दिख रहा है। तो क्या होगा ये एरिया? देखो, अब ये एरिया जो है ना, ये पार्ट्स में कैलकुलेट होगा। देखो कैसे, अगर मैं यहां तक देखूं 1 तक, इंटरसेक्टिंग पॉइंट तक, ये एक्स की वैल्यू 1 है तुम्हारी। अगर 0 से लेके 1 तक देखो तुम, 0 से लेके 1 तक, अगर मैं पैराबोला को 0 से लेके 1 तक इंटीग्रेट कर दूं, अगर मैं पैराबोला को 0 से लेके 1 तक इंटीग्रेट कर दूं, तो ये वाला एरिया आ जाएगा। और अगर मैं 1 से लेके 2 तक इस लाइन को इंटीग्रेट कर दूं, तो इसके नीचे का एरिया आ जाएगा, है ना। आधा एरिया तो ये हो गया फर्स्ट एरिया, और ये सेकंड एरिया। फर्स्ट वाला जो एरिया है ये तो पैराबोला से आ गया, और ये दूसरे वाला जो है ये लाइन से आ गया। तो यानी कि जो मेरा एरिया बनना चाहिए वो 0 से लेके 1 तक तो मैं क्या कर दूंगा, पैराबोला को। पैराबोला क्या था मेरा, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो यहाँ पे मैंने कर दिया एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx। ठीक है, और वहां पे मैंने क्या कर दिया, 1 से लेके 2 तक मैंने इंटीग्रेशन कर दिया लाइन का, यानी कि x प्लस 1 dx। ये हो गया। ठीक है, तो अब अगर मैं इसका इंटीग्रेशन कर दूं तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब बाई 3 प्लस का x, तो ये हो जाएगा 0 से लेके 1 तक, प्लस में ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2, और प्लस का x ये हो जाएगा 1 से लेके 2 तक। ठीक है, अब बस ये सिंप्लीफाई करना है। तो 1 रखा तो 1/3 प्लस 1, और माइनस में 0 रखा तो ये हो जाएगा 0, प्लस में अपर लिमिट रखो, 2 रखोगे तो ये कितना हो जाएगा 4/2 2, और यहाँ पे 2 रखा तो प्लस का 2, माइनस में लोअर लिमिट रखो 1/2 और प्लस का 1। ठीक है, तो ये 1/3 प्लस 1 हो जाएगा 4/3, ये 0, ये हो जाएगा प्लस का 4, और ये कितना हो जाएगा तुम्हारा माइनस का 3/2। ठीक है, 1/3 प्लस 1 0, और ये हो गया 4/2 2 2, और माइनस का 1/2 और प्लस का 1। ठीक है, ये तो हो गया 4/3, ये हो गया 4, और ये हो गया -3। ठीक है, अब ये सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। कैल्शियम ले लेते हैं, इसका एलसीएम कितना आएगा, 6 आएगा। ये हो जाएगा तुम्हारा 2, 4 दूनी 8, कैलकुलेशन में गलतियां हो सकती हैं भाई मेरी, तो ये हो जाएगा 8। ठीक है, यहाँ पे 24 आ गया, और ये हो गया माइनस का 9। ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा माइनस का 1, यानी कि 23/6 स्क्वायर यूनिट्स। हाँ, बस कोई कैलकुलेशन एरर ना हुआ हो। एक्स स्क्वायर प्लस 1 का इंटीग्रेशन किया तो एक्स स्क्वायर बाई 3 प्लस एक्स का हो गया एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स, 0 से 1, 1 रखा 1/3 प्लस 1 माइनस 0, 2 रखा तो 4/2 2 प्लस 2, माइनस का 1/2 प्लस 1, ये हो गया 4/3, 0, यहाँ पे आ गया प्लस का 4, ये हो गया -3/6। एलसीएम आ गया 8, 24। ठीक है, तो ये हमारा एरिया आ गया। और क्वेश्चन करते हैं, तो अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन के अंदर देखो क्या कह रहा है कि फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द लाइन y इज इक्वल टू mx, और जो m है ना वो पॉजिटिव है, यानी कि जो लाइन का स्लोप है ना वो क्या दिया हुआ है, पॉजिटिव दिया हुआ है। और लाइन देखो ध्यान से ओरिजिन से भी पास हो रही है, क्योंकि c नहीं है इसके अंदर। एंड द कर्व x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4। ये कर्व क्या है भाई, ये तो देखने से ही पहचान में आ रहा है, ये एक सर्कल है, इसका सेंटर 0 0 है और रेडियस 2 है। एंड द एक्स एक्सिस इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट इज π/2 यूनिट्स। कह रहा है इस लाइन का, इस सर्कल का एक्स एक्सिस का जो एरिया है फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर वो π/2 यूनिट्स है। एरिया दे दिया मुझे, ठीक है, तो कह रहा है यूजिंग इंटीग्रेशन फाइंड द वैल्यू ऑफ m। तो कह रहा है इंटीग्रेशन का यूज करके, यानी कि हमें अपना एरिया बनाना है, उसको π/2 के बराबर रखना है, और वहां से m की वैल्यू आएगी। ठीक है, ये क्वेश्चन भी CBSE 2023 में आया हुआ है, शायद ये 2023 दिख नहीं रहा होगा, लोगों में कट हो रहा है। ठीक है, लास्ट ईयर पूछा है, अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा कैलकुलेटिव लग रहा है। तो पहले तो रफ स्केच बनाओ, सबसे पहला काम तो ये करो। तो रफ स्केच में क्या होगा, पहले अपना सर्कल बनेगा। ठीक है, तो देखो सर्कल क्या है, सर्कल का सेंटर तो है ओरिजिन,
और जो इसकी रेडियस है वो कितनी है, 2 है। थोड़ा सा और बड़ा बना ले, देखो, ठीक है। तो ये हमारा सर्कल हो गया जिसका सेंटर ओरिजिन है और रेडियस 2 है, तो ये वाला पॉइंट 20 हो जाएगा और ये वाला -20 हो जाएगा। अच्छा, इनकी जरूरत नहीं है तो छोड़ो इनको, ठीक है। और जो लाइन है वो क्या है, y इज इक्वल टू एम एक्स। अच्छा, ये लाइन y इज इक्वल टू एम एक्स है, एक तो ओरिजिन से पास करेगी। अब क्योंकि इसका स्लोप पॉजिटिव है तो ये लाइन जाएगी ऐसे फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट से, अगर स्लोप नेगेटिव होता तो ऐसे जाती, ठीक है। तो इसने कर्व तो दोनों इजी इजी दिए हैं, वो शायद इसलिए इसने दे दिया होंगे क्योंकि कैलकुलेशन मेरे को लग रहा है इसमें थोड़ी बनेगी m वाली। ये लाइन y इज इक्वल टू एम एक्स, यानी कि हमारी जो लाइन है सर्कल को यहाँ कट कर रही है और यहाँ कट कर रही है, तो इससे तो मेरे को कोई मतलब नहीं है। अब उसने क्या कहा है, एक्स एक्सिस के साथ फर्स्ट क्वाड्रेंट में। अच्छा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में देखो दो एरिया बन रहे हैं लाइन का और सर्कल के बीच में, एक तो ये वाला और एक ये वाला। ये वाला जो है ना ये वाई एक्सिस के साथ है, ठीक है। ये वाला जो है ये वाई एक्सिस के साथ है और ये वाला एक्स एक्सिस के साथ है, उसने एक्स एक्सिस के साथ बोला है, तो वो सेकंड एरिया की बात कर रहा है यहाँ पे, समझ रहे हो। तो ये वाले एरिया की वो बात कर रहा है यहाँ पे, उस वाले एरिया की बात नहीं कर रहा है। तो ये एरिया मुझे π/2 दिया हुआ है, ठीक है। अब ये एरिया निकालने के लिए सबसे पहले मुझे इस पॉइंट की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि इस पॉइंट की जरूरत पड़ेगी तो मैं यहाँ से ये परपेंडिकुलर ड्रॉ करके देखूंगा कि ये क्या है, क्योंकि ये एरिया भी दो पार्ट में कैलकुलेट होगा, एक तो ये वाला और एक ये वाला। तो सबसे पहले तो इनको सोल्व करो, तो y की वैल्यू उठा के सर्कल में रख दें। अगर y की वैल्यू उठा के सर्कल में रख दी, m² + x² इज इक्वल टू 4 हो जाएगा। अच्छा, यहाँ से x² की वैल्यू कॉमन आ जाएगी, 1 + m² इज इक्वल टू 4 हो जाएगा, यानी कि जो x² की वैल्यू है वो हो जाएगी 4/1 + m²। तो x की वैल्यू निकालोगे तो वो आएगी ±2/√1 + m², है ना। दो वैल्यूज आई, दो ही आनी थी क्योंकि एक तो ये होगा और एक ये होगा। इसकी मेरे को जरूरत है नहीं, फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात है। तो ये वाली वैल्यू मुझे पता लग रही है यहाँ पे कितनी है, 2/√1 + m²। अब ये देखो ये एरिया बना कैसे होगा, ये समझो। अगर मैं जीरो से लेके ये 2/√1 + m² तक लाइन को इंटीग्रेट कर दूंगा तो ये वाला एरिया आ जाएगा, हाँ है ना, है ना। और फिर अगर 2/√1 + m² से अगर मैं सर्कल को इंटीग्रेट कर दूंगा तो फिर ये वाला एरिया आ जाएगा, ठीक है। तो ये एरिया कैसे कैलकुलेट होगा, फिर ये एरिया कैसे कैलकुलेट होगा, ये एरिया कैलकुलेट हो जाएगा 0 से 2/√1 + m² mx dx प्लस में 2/√1 + m² से 2 तक, सर्कल में से y निकाल लो। सर्कल में y क्या निकलेगा, देखो y² की वैल्यू आएगी 4 - x², यानी कि y की वैल्यू आ जाएगी ±√2 - x², ठीक है। अच्छा, क्योंकि सर्कल फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो फिर मुझे प्लस वैल्यू ही चाहिए, माइनस नहीं चाहिए, तो यहाँ से सिर्फ y की वैल्यू प्लस वाली लेंगे, तो 2² - x² dx। अब इंटीग्रेशन कर दो बस, इसका इंटीग्रेशन कितना होगा, mx²/2, इस पे लिमिट्स लग जाएंगी 0 से 2/√1 + m², प्लस में इसका इंटीग्रेशन फॉर्मूले से होगा x/2 रूट में सेम यानी कि 4 - x² प्लस a²/2, साइन इनवर्स वाला फॉर्मूला बन रहा है x/2, इसमें भी लिमिट्स लग जाएंगी 2/√1 + m² और 2, ठीक है। चलो अब ये लिमिट्स रखो, ध्यान से रखना भाई, m/2 ये लिमिट रखोगे तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि 4 इसका स्क्वायर करोगे तो रूट हट जाएगा 1 + m²। यहाँ पे भी ध्यान से रखना है, अपर लिमिट रखो, जब 2 रखोगे तो ये 2/2 1 बन जाएगा और ये 4 - 4 0, यानी कि ये पार्ट तो खत्म, ये तो 0 हो गया। यहाँ पे इसको 2 पे कटी कर लो, तो प्लस का 2, यहाँ पे 2 रखोगे तो साइन इनवर्स 1 होगा, साइन इनवर्स 1 होता है π/2, तो यहाँ आ जाएगा π/2, माइनस में लोअर लिमिट, ये वाला उठाओ और यहाँ रखो, यानी कि 2/√1 + m² और इसके अपॉन में भी 2, x की जगह रखेंगे ना,
और इसके अंदर रूट में भी रखना पड़ेगा 4 माइनस इसका स्क्वायर करना है, इसका स्क्वायर, तो 4/1 प्लस एम स्क्वायर ये हो जाएगा, प्लस में 2 साइन इनवर्स 2/√1 प्लस एम स्क्वायर अपॉन में 2। कैलकुलेटिव क्वेश्चन है ये, ठीक है, कैलकुलेशन इन्वॉल्व कर रहा है। देखो कुछ कट पिट रहा है, काट दो, ये 2 पे कट रहा है, ये 2 से 2 कट गया, ये भी 2 से 2 कट गया, यहाँ एलसीएम ले लेंगे, ये भी 2 से 2, ठीक है, ध्यान से करना। ये क्या आ गया, यहाँ पे रूट नहीं आएगा ना, हाँ, तो ये आ गया तुम्हारा 2m/1 प्लस एम स्क्वायर, ये तो आ गया 2m/1 प्लस एम स्क्वायर, यहाँ पे 2 से 2 कट गया तो ये हो गया प्लस का पाई, ठीक है। यहाँ पे देखो क्या हो गया, 1 माइनस में आएगा, ठीक है, माइनस में 1/√1 प्लस एम स्क्वायर, और रूट में क्या आ जाएगा, देखो 1 प्लस एम स्क्वायर की 4 से मल्टीप्लाई होएगी, हो जाएगा 4 प्लस 4m स्क्वायर माइनस का 4/1 प्लस एम स्क्वायर, ये हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे ये माइनस भी चल रहा है, ध्यान रखना है, माइनस अंदर जाएगा तो ये बन जाएगा माइनस का 2 साइन इनवर्स 1/√1 प्लस एम। चलो ठीक है, यहाँ पे 4 से 4 कट गया, ये हो गया 2m/1 प्लस एम स्क्वायर प्लस का पाई, और ये देखो क्या हो गया माइनस का 1/√1 प्लस एम स्क्वायर, इसका रूट लोगे तो क्या आएगा भाई 4m स्क्वायर का 2m, और ये हो जाएगा √1 प्लस एम स्क्वायर माइनस का 2 साइन इनवर्स 1/√1 प्लस एम स्क्वायर, ठीक है। अच्छा ये ध्यान से देखो, ये इससे मल्टीप्लाई होगी तो रूट खत्म हो जाएगा, 2m/1 प्लस एम स्क्वायर, और ये 2m/1 प्लस एम स्क्वायर, ये वाली टर्म तो पूरी कैंसिल हो जाएगी, यानी कि जो एरिया आ गया मेरा फाइनली, वो एरिया आ गया पाई माइनस 2 साइन इनवर्स 1/√1 प्लस एम स्क्वायर, और ये दिया हुआ है मुझे π/2, ठीक है, ये मुझे क्या दिया हुआ है, π/2 दिया हुआ है ना। तो इसको उधर ले जाओ, इसको उधर ले जाओ और इसको इधर ले आओ, तो 2 साइन इनवर्स 1/√1 प्लस एम स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, पाई माइनस π/2, पाई माइनस π/2 तो π/2 ही होता है, ये 2 और चले जाएगा इधर, तो साइन इनवर्स 1/√1 प्लस एम स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी π/4। साइन इनवर्स की ये वैल्यू है, तो ये 1/√1 प्लस एम स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, साइन π/4, यानी कि 1/√2। स्क्वायरिंग कर देते हैं तो 1 प्लस एम स्क्वायर की वैल्यू 2 आ जाएगी, एम स्क्वायर आ जाएगा 1, एम की वैल्यू आ जाएगी +-1। पर ध्यान दो, उसने एम की वैल्यू मुझे क्या कही थी कि 0 से बड़ी है, ठीक है, तो 0 से बड़ी है तो यानी कि एम की वैल्यू फिर हमें 1 लेनी है। 5 नंबर का क्वेश्चन है, डिफाइन करता है अपने 5 नंबर, है ना, लेंथी क्वेश्चन है, 5 नंबर का काम है भी। एक और क्वेश्चन देखते हैं, ये देखो, ये भी CBSE 2023 में आया है, किसी दूसरे सेट में आया होगा, वैसा इनइक्वलिटी जैसा क्वेश्चन है, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन देखो, फाइंड द एरिया ऑफ द फॉलोइंग रीजन यूजिंग इंटीग्रेशन। लग तो छोटा ही रहा है पर देखते हैं, इनका विश्वास नहीं करना चाहिए। पहले इसमें से कर्व निकालो, y² इज लेस देन इक्वल टू 2x और y इज ग्रेटर देन इक्वल टू x-। ये वाला तो क्या है, पैराबोला है, y² इज इक्वल टू 2x, और ये वाला क्या है, y इज इक्वल टू x-4, ये स्ट्रेट लाइन है। पहले तो ग्राफ करो इसको, पहले तो इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे, फिर देखते हैं क्या है। अच्छा, पैराबोला क्या है वैसे ही देखना है, किसके ऊपर स्क्वायर लिखा हुआ है, y के ऊपर, तो y इज इक्वल टू 0 पैराबोला की एक्सिस है, यानी कि x एक्सिस की बात कर रहा है, तो x एक्सिस पे या तो राइट बनता है या लेफ्ट बनता है। डिसाइड कैसे होगा, दूसरे वाले वेरिएबल से, तो x की वैल्यू पॉजिटिव है तो राइट पैराबोला, वर्टेक्स क्या बनेगा, जो x में से घट रहा है और y में से घट रहा है, x और y में से दोनों में से 0 घट रहा है, तो ये पैराबोला जो है हमारा राइट पैराबोला है, ये ओरिजिन के साथ राइट पैराबोला है। ये स्ट्रेट लाइन है, इसको तो ड्रॉ कर ही सकते हो। अच्छा, रीजन डिसाइड कर लो, पैराबोला के अंदर है कि बाहर है। अब देखो ओरिजिन नहीं डिसाइड कर पाएगा क्योंकि ओरिजिन लाइन के ऊपर है, तो कोई और पॉइंट लेना पड़ेगा, पैराबोला के ऊपर है ओरिजिन, जैसे कि 1 0 रख लें, ये पॉइंट पैराबोला के अंदर है,
तो 1 0 रख के देखो इसके अंदर, इस इनइक्वलिटी के अंदर 1 0 रखो, x की जगह 1 और y की जगह 0, y की जगह 0 और x की जगह 1, तो 0 इज लेस देन इक्वल टू 2। ये बात ट्रू है, यानी कि एरिया जो है वो अंदर ही आएगा, बाहर नहीं आएगा, सेटिस्फाई कर रहा है। अब लाइन बनाओ, अगर x की वैल्यू 0 ले ली तो y की वैल्यू आएगी -4, y की वैल्यू 0 ले ली तो x की वैल्यू आएगी 4। ठीक है, y की वैल्यू -4 और x की वैल्यू 4, ऐसे जाएंगे। तो जो हमारी लाइन जाएगी वो कुछ ऐसी जाएगी भाई, थोड़ा पॉइंट एडजस्ट कर लेंगे। ठीक है, ये हमारा जो पैराबोला है ये इस लाइन को ऐसे कट करके जाएगा। ठीक है, चलो तो ये वाला पॉइंट तो है मेरा 0, -4, ये वाला है 4, इसके कोरस्पॉन्डिंग भी देखो एरिया कहाँ है, लाइन से ऊपर है कि नीचे। इसमें ओरिजिन जरूर रख सकते हो, देखो ओरिजिन रख सकते हो, तो ओरिजिन रखो इसके अंदर, इसमें ओरिजिन रखोगे तो 0 इज ग्रेटर देन इक्वल टू -4, ये बात भी सही है, 0 -4 से बड़ा होता है। तो इसका एरिया ओरिजिन की तरफ, अब इन दोनों के बीच का एरिया दिख रहा है ना साफ साफ, और x एक्सिस y एक्सिस कुछ नहीं है, तो पूरा एरिया लेना है। ये वाला जो एरिया देख पा रहे हो, ये पूरा का पूरा एरिया इन दोनों के बीच में, पूरा का पूरा एरिया इन दोनों के बीच का, ये कैलकुलेट करना। अब कैसे करेंगे, अब ये तुम्हें देखना पड़ेगा कैसे करोगे। अगर x एक्सिस की बात करो तो पहले तो ये पॉइंट निकलेगा, x एक्सिस पहले तो ये पॉइंट निकलेगा, पर यार इससे बात कैसे बनेगी। x एक्सिस के ये पॉइंट निकाल भी लोगे तो इसका यूज क्या होगा, कोई यूज नहीं होगा। यहाँ से यहाँ तक करो, फिर यहाँ से यहाँ तक करो, नहीं यार ये तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, ऐसे ऐसे नहीं करना है। अच्छा देखो, अगर मैं इस चीज को ऐसे करूं, इधर से देखो जरा इसको, अगर मैं ये पॉइंट निकालूं और यहाँ पे कर लूं ऐसे, यहाँ से एक y की वैल्यू निकल जाएगी, y की वैल्यू निकाल रहा हूं, और यहाँ से करोगे तो ये y की वैल्यू निकल जाएगी, हाँ है ना, ये वाली y की वैल्यू निकल जाएगी, है ना। और अब देखो y के रिस्पेक्ट में, अगर यहां से लेके यहां तक इस लाइन का इंटीग्रेशन कर दोगे तो ये पूरा एरिया आ जाएगा। लाइन का इंटीग्रेशन कर देंगे y के रिस्पेक्ट में तो पूरा एरिया आ जाएगा। और फिर अगर पैराबोला का करेंगे तो ये नीचे वाला आ जाएगा जो ये खाली दिख रहा है, और फिर लाइन में से जब पैराबोला का घटाओगे तो ये आ जाएगा, यानी कि y के रिस्पेक्ट का इंटीग्रेशन है। बड़ा मजेदार सवाल है। तो पहले तो इनको सोल्व करो और y की वैल्यू निकालो। ठीक है, कैसे सोल्व करें, y की वैल्यू निकालनी है तो x की वैल्यू निकालते हैं इसमें से और इसमें रख देते हैं। ठीक है, क्योंकि y की निकालनी है तो x की कोई जरूरत भी नहीं है, यहाँ से x की वैल्यू कितनी आएगी, y+4 उठाओ और यहाँ रख दो। ठीक है, तो इसके अंदर रखोगे तो y² कितना हो जाएगा, 2 इंटू में y+4, ये हो जाएगा y² माइनस का 2y और माइनस का 4 इज इक्वल टू 0, माइनस का 8 इज इक्वल टू 0, y² इज इक्वल टू, इधर ले आया मैं दोनों को। ठीक है, प्रोडक्ट चाहिए -8, सम चाहिए -2, यानी कि y -4 ले सकते हैं और y+2 ले सकते हैं। तो एक तो y की वैल्यू आ गई -2 और एक y की वैल्यू आ गई 4, मिल गई ना डायरेक्ट y की वैल्यू। देखो एक नेगेटिव है और एक पॉजिटिव है, तो ये तो हो गया y -2 और ये हो गया y। तो जो मेरा एरिया आएगा वो मेरा एरिया क्या आएगा भाई, -2 से 4 तक पहले लाइन का करो, लाइन में से x की वैल्यू कितनी आई, y+4 dy, y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, और माइनस में -2 से 4 तक पैराबोला का करो, पैराबोला में से x क्या निकलेगा, y²/2। अच्छा लिमिट सेम है, लिमिट्स क्या है, सेम है, तो फिर क्या कर सकते हैं, अगर लिमिट सेम है तो हम इंटीग्रेशन को इंक्लूड कंबाइंड कर सकते हैं, y²/2 प्लस का 4y माइनस का y³/6 हो जाएगा, -2 से 4। ठीक है,
अपर लिमिट रखो भाई, 4 रखो तो ये हो जाएगा 16/2। 16/2 यानी कि 8। यहाँ पे 4 रखोगे तो 16, यहाँ पे 4 रखोगे तो 64 बनेगा ना। 4 का क्यूब 64/6। वी कैन राइट 64/6 एज 32। इसको कैंसिल कर देंगे ना 2 से, 32/3 माइनस 32/3 माइनस लोअर लिमिट प्रोसीड करो तो -2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, 4/2 हो जाएगा 2। यहाँ -2 रखोगे तो -8, यहाँ -2 रखेंगे तो -8 आएगा ना, तो माइनस माइनस प्लस का 8/3 हो जाएगा, 8/6 हो जाएगा। 8/6 यानी कि 4/3। ये मेरी लोअर और अपर लिमिट प्रोसीड हुई है। ठीक है, एक बार फिर से चेक कर लेते हैं। 16 को 2 से करोगे 8, 16 और 64/6 तो हो जाएगा 32/3। लोअर रखोगे तो 4/2 2 -8। ठीक है, तो सिंप्लीफाई कर लो। 16 और 8 कितना हो गया, 24। 24 माइनस 32/3 और माइनस का -6 प्लस 4/। ठीक है, ये हो जाएगा 72। 72 में से 32 जाएंगे तो 40/3 और माइनस ये हो जाएगा माइनस का 18 प्लस 4 यानी कि माइनस का 14/3। ठीक है, तो ये कितना हो गया, माइनस का 54/3 और ये हो जाएगा 18 स्क्वायर। कोई कैलकुलेशन एरर हो तो भाई एक बार ही देख लेना। 24 माइनस 32, 72 में से 32 गए तो 40/3 माइनस 18। ठीक है, तो ये हमारा मोटा मोटा काम था। ये तुम्हें अब मेरे को उम्मीद है समझ आ गया होगा। जल्दी से हम CUET के क्वेश्चंस और देख लेते हैं ताकि फिर हमारा ये इंटीग्रल पूरा हो जाए अच्छे तरीके से। ठीक है, तो जैसे कि CUET 2022 के क्वेश्चन हैं, इनको जल्दी से हम देख लेते हैं। ठीक है, फिर इसको हमारे वन शॉट को फिनिश करते हैं। जैसे कि ये क्वेश्चन है ना, इस क्वेश्चन के अंदर मुझे क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है इसका। डेरिवेटिव सर्च करने की कोशिश करते हैं। वो कैसे सर्च होगा, देखो अगर मैं x की पावर 5 को इसमें से कॉमन निकाल लूं तो बाहर x 1 रखा है तो x की पावर 6 हो जाएगा और ये बन जाएगा 3/x की पावर 5। अब देखो अगर इसको पुट करें हम, इस वाले को अगर मैं सब्सटीट्यूट करूं 1 + 3/x की पावर 5 को u और इसका डेरिवेटिव करें तो 1 का डेरिवेटिव 0, इसका कितना हो जाएगा माइनस का 5/x की पावर 6 dx = du। मुझे क्या चाहिए, dx/x की पावर 6 जो कि कितना हो जाएगा माइनस का du/15 हो जाएगा। और देखो डेरिवेटिव एडजस्ट हो रहा है, यानी कि जो मेरा इंटीग्रेशन है वो बन जाएगा -1/50 du/u। ठीक है, और ये हो जाएगा -1/15 log mod u प्लस c। u की जगह हम क्या रख देंगे, हमारा जो इंटीग्रेशन था वही रख देंगे, जो u माना था वो 1 + 3/x टू द पावर 5 प्लस c। जरा एलसीएम ले लो इसका। देखो वहां पे जो ऑप्शंस है शायद उनके अंदर मुझे क्या नहीं चाहिए, बाहर माइनस नहीं चाहिए, किसी में भी माइनस नहीं है तो माइनस को ऊपर ले जाओ। लोग में माइनस ऊपर चला जाएगा, यहाँ -1 हो जाएगी पावर। ठीक है, यहाँ से माइनस हट के यहाँ -1 हो जाएगी तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा इसका। तो ये बन जाएगा log mod x की पावर 5/x की पावर 5 + 3 और प्लस सी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट ये वाला क्वेश्चन देखो, कह रहा है x³ को अगर x+1 से डिवाइड किया तो ये इंटीग्रेशन बनना चाहिए। तो कह रहा है इसमें qx फंक्शन क्या होगा। अच्छा, मैंने बताया था जब ऊपर वाले की डिग्री ज़्यादा हो नीचे वाले की कम हो तो हम सीधा क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। तो सीधा डिवाइड कर दो, x³ को x+1 से डिवाइड करेंगे तो किस पे जाएगा, x² पे जाएगा। ये बन जाएगा x³ + x², घटा देंगे फिर माइनस का x² हो जाएगा। फिर ये किस पे जाएगा, -x पे, -x² - x। साइन चेंज करो, ये कैंसिल हो जाएगा। ये कितना बन गया, प्लस का x और फिर ये जाएगा 1 पे तो ये बन जाएगा x+1, घटा देंगे तो हो जाएगा -1। तो जो ये इंटीग्रेशन है, ये इंटीग्रेशन हमारा क्या बनेगा, कोशेंट x² - x+1 प्लस में रिमाइंडर
रिमाइंडर कितना है माइनस का 1 अपॉन और फिर डिवाइजर, यही होता है डिवीजन करते हैं हम तो। अब इसका इंटीग्रेशन करो जरा, एक्स क्यूब बाई 3 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स माइनस का log मोड एक्स प्लस 1 और प्लस का। अब कंपेयर कर लो, ठीक है, ये क्यू एक्स क्या बन रहा है, ये वाला पार्ट बन रहा है एक्स क्यूब बाई 3 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस का एक्स, ठीक है। नेक्स्ट ये देखो, ये क्वेश्चन मैंने कराया था, स्पेशली कराया था डेफिनेट इंटीग्रेशन के लास्ट में, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, ये कई जगह पूछते। अच्छा, इन दोनों की जीरो देखो, इसकी जीरो कितनी है 2 है और इसकी जीरो 0 है, इन दोनों की लिमिट्स क्या है -1 से 1 है, तो किसकी जीरो आ रही है, सिर्फ इसकी जीरो आ रही है, तो ये भाई साहब ब्रेक होंगे और कोई ब्रेक नहीं होगा। वैसे भी अगर 2 से छोटे नंबर की बात करो, अगर x-2 को भी हम ब्रेक करें तो 2 या 2 से बड़े पे तो ये x-2 रहेगा और 2 से छोटे पे ये नेगेटिव ही रहेगा हमेशा, और -1 से 1 तो हमेशा 2 से छोटे में ही खत्म हो जाएगा। तो चाहो ना तो -1 से 1 तक का इंटीग्रेशन इसका अलग कर दो, क्योंकि इसका तो साइन चेंज होना ही नहीं, और -1 से 1 का मोड x का अलग कर दो, ये तो पूरा का पूरा इस लिमिट में नेगेटिव ही रहेगा और इसको पॉजिटिव बनाना पड़ेगा फिर मुझे। -1 से 1 तक x-2 का इंटीग्रेशन कर देंगे और ये ब्रेक हो जाएगा। और वैसे तो ये देखो, ये इवन फंक्शन -a से a तक ये इवन फंक्शन भी बन रहा है, ब्रेक करने की जरूरत नहीं है, सीधा इसको डबल कर दो 0 से 1 तक और x dx हो जाएगा, क्योंकि 0 से 1 तक मोड x ही होता है, ठीक है। तो अब इसका हम क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस 2x -1 से 1 2 इंटू में एक्स स्क्वायर बाई 2 0 से 1 2 से 2 कट जाएगा, अपर लिमिट रखो 1 रखोगे तो 1 बाई 2 -2 -1 रखोगे तो 1 बाई 2 प्लस 2, और यहाँ पे x अपर लिमिट रखोगे तो 1 -0, ठीक है। ये कितना हो गया देखो, बाहर माइनस है, इसका एलसीएम लोगे तो -3/2 और ये कितना हो जाएगा माइनस का 5/2 और ये तुम्हारा कितना है प्लस का 1 है, तो हो जाएगा माइनस का 4 प्लस का 4 प्लस 1 5 आंसर, ठीक है। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन अगर तुम्हें याद हो तो मैंने अपने वन शॉट में ही कराया था, ठीक है। तो ये क्वेश्चन तुम खुद करोगे, ये इवन फंक्शन दिख रहा है e की पावर मोड x, तो 0 से 1 तक डबल हो जाएगा e की पावर x डी, इवन फंक्शन बन रहा है, प्रॉपर्टी लग रही है e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x 0 से 1, ठीक है, मैंने कर ही दिया, पावर 1 माइनस e की पावर 0 2 इंटू में e की पावर 1 -1, ठीक है, तो यानी कि 2 इंटू ई माइनस। नेक्स्ट, ये देखो यहाँ पे 4 इंटीग्रेशन करने पड़ेंगे और उनको मैच करना पड़ेगा, आसान आसान से ही लग रहे हैं। पहले वाला देखो क्या कह रहा है, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स प्लस रूट एक्स डी, कैसे करें, दिख जाना चाहिए तुरंत, रूट एक्स को कॉमन ले लेंगे, यहाँ बन जाएगा रूट एक्स प्लस 1, ठीक है। अब देखो जरा, इसका जो डेरिवेटिव बनेगा, पुट क्या कर दो, रूट एक्स प्लस 1 को यू पुट कर दो, जो ये वाला है, इसका डेरिवेटिव बनेगा 1/2 रूट एक्स डी एक्स इक्वल टू डी यू, यानी कि डी एक्स अपॉन में रूट एक्स की वैल्यू आ रही है 2 डी यू, ये बन जाएगा तुम्हारा इंटीग्रेशन ऑफ 2 डी यू अपॉन यू, यानी कि 2 log यू, यू क्या माना है तुमने, रूट एक्स प्लस 1 ही माना है, ये तो मैच हो रहा है किससे, सी से, ए तो है वो सी से मैच हो रहा है, ये वाला ऑप्शन और ये वाला ऑप्शन कट गया, इन दोनों में ए जो है वो सी से मैच हो रहा है। दूसरे वाला देखो कितना रद्दी सवाल है, ई की पावर में log रूट एक्स है, ई और log एक दूसरे के इनवर्स फंक्शन होते हैं, तो ये रूट एक्स ही बन जाएगा ऊपर, और नीचे वाला क्या बन जाएगा एक्स डी एक्स, यानी कि ये 1/√x ही दिया हुआ है, और 1/√x का इंटीग्रेशन होता है 2 रूट एक्स प्लस सी, ये भी हो गया। तो दूसरे वाले का ऑप्शन आएगा ए, बी का आएगा ए, तो ये ऑप्शन सही है, यहाँ पे बी को सेकंड पे मैच। आगे अगर बात करें तो ई की पावर रूट एक्स का कैसे करेंगे, रूट एक्स को सब्सटीट्यूट करना पड़ेगा और ये इंटीग्रेशन बाई पार्ट से होगा, ठीक है।
ये वाला इंटीग्रेशन मैच करेगा सेकंड पे, ठीक है, डी मैच करेगा सेकंड पे। और फिर ये वाला कैसे होगा, इसमें से 4 को कॉमन निकालोगे और ये फॉर्मूला बन जाएगा डायरेक्ट, ये हो जाएगा इस पे, ठीक है। हाँ, लास्ट क्वेश्चन, ये तो बड़ा आसान क्वेश्चन है। tan x को अगर अंदर गुना करा देंगे तो ये हो जाएगा सीकेंट x tan x, और ये बन जाएगा माइनस का tan स्क्वायर। सीकेंट x tan x का इंटीग्रेशन हमें आता है, कितना होगा सीकेंट x। tan x का इंटीग्रेशन करने के लिए क्या, tan स्क्वायर का क्या करेंगे, इसको सीकेंट स्क्वायर x माइनस 1 लिख लेंगे प्लस सी। सीकेंट स्क्वायर x का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा tan x, और x का 1 का हो जाएगा x और प्लस सबसे रद्दी सा सीकेंट x माइनस tan x प्लस। ये क्वेश्चंस आए हुए थे CUET 2022 में, ठीक है, 6 क्वेश्चंस आए हुए थे। तो CUET के लिए इंटीग्रेशन एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और बोर्ड के लिए भी। और अब फाइनली हमारा जो इंटीग्रेशन है वो कंप्लीट होता है। तो अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में डिफरेंशियल इक्वेशन के साथ। मुझे उम्मीद है लेक्चर पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय, टेक केयर।